हेलो एवरीवन, मैं सीमान चौहान आपका अपने चैनल एसएससी हैकर में स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 1 से 65 तक के क्वेश्चन पिछली 3 क्लासों में करे। आज हम लोग अलजेब्रा की चौथी क्लास देखते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन 66 से लेकर 85 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन और आप लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, जिन लोगों ने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखें। वो आपकी प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपका क्वेश्चन एसएससी में उससे बाहर नहीं जाएगा। आज के क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आज का, जिसमें हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है और हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जो है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वैल्यू पुटअप के माध्यम से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं, तो वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, मेन चीज ये है। तो वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, हमारी ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं ए बी सी की कुछ भी वैल्यू रखूं, वो वैल्यू जो भी हो वो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए बस। और दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरा ध्यान ये रखना है जो भी तुम्हें निकालना है ना उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, या वो तुम्हें पता है अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जो भी है वो डिनोमिनेटर को मुझे जो है वो 0 नहीं होने देना है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर मैं वो ए बी सी की वैल्यू नहीं रखूंगा, या 0/0 ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि 0/0 हो जाए। जैसे कि तुम लोग कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की जगह मैं 0 रख दूं, b की जगह 0 रख दूंगा, c की जगह 0 रख दूं, तब भी तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी कि उसमें ये 0 0 0 तुम्हारा डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं 0 0 0 वैल्यू नहीं रख सकता एबीसी की, तो मुझे कुछ और वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या रखूं, मैं देखो a की जगह 1, b की जगह 1, 1 प्लस 1 2 और c की जगह -2, तो मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। तो मैं यही वैल्यू नीचे रख दूं और देखूं कहीं कुछ अपॉन में तो 0 नहीं होगा। तो इसलिए मैं देखो इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 1 1 और -2 वैल्यू रखता हूं, रखो जरा। 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, मतलब c की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 और माइनस पहले से है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आता है तुम्हारा 2 में से -1/2, ये आया कितना, 1 से 1 कटा प्लस 1/4, और ये आया कितना प्लस 1/4। तो 1/4 1/4 1/2 और 1/2 कट गया, आंसर इज 0। ठीक है, हम लोग इस तरह के, अब तुम कहो कि मैं ऐसा करता हूं, हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। यस, हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तुमने कहा यार सी को 0 रख दो और a को 1 रख दिया, b को -1 रख दिया, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना, ये वाली टर्म देखो, c को 0 रखा, a को 1 रखा और b को -1 रखा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न होंगे जो हम रख सकते हैं, लेकिन जो नहीं रख सकते वो मैंने बता दिया, और क्यों नहीं रख सकते वो भी बता दिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं। इसी में हम लोग देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, करिए। इसमें हमने क्वेश्चन में दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 0। देखो वैल्यू पुटअप का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन निकालनी है। बस वही ध्यान रखना है कि नीचे वाली टर्म 0 ना हो जाए। हम लोग इस टाइप की वैल्यू रखेंगे। और एक चीज और, एक इक्वेशन दी है और 3 वेरिएबल दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चंस में जो कुछ वेरिएबल्स है ना वो एक्स्ट्रा दिए हैं, तो उससे हम लोग कुछ भी मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है जब भी ज्यादा वेरिएबल दिए हो। अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन,
तो उन तीनों की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे जो वेरिएबल दिए तीन इक्वेशन है, क्या मतलब इंडिविजुअली वैल्यू वेरिएबल्स हो सकती है, मतलब वो ज्यादा हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है पी क्यू आर की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देयर आर मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। ये केवल यही चीज को शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते हैं, क्या रखते हैं, देखो जो आसान तरीका, P और Q को 1 रख देते हैं। P और Q को 1 रखा, R की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। P को 1 रखो, P और Q दोनों को, देखो P मैंने 1 रखा, Q मैंने 1 रखा, ठीक है। जैसे ही मैंने P और Q 1 रखा, जरा करना 1P इंटू Q 1 हो गया, Q इंटू R, Q 1 है, R 1 इंटू R R हो गया, और R इंटू P दिस इक्वल टू 0। यहां से मैंने अपनी R की वैल्यू निकाल ली जब P को 1 रखा और Q को 1 रखा। यहां से मेरी R की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मेरी R की वैल्यू आ गई -1/2। अब देखो R की वैल्यू -1/2, P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 1 हमने रखी दी थी। अब जरा ये तीनों वैल्यू अपने एक्सप्रेशन में रखो और आंसर निकालो, सीधी सी बात है। चलो करना, बस कोई भी टर्म नीचे वाली जीरो ना हो पाए, ठीक है। नीचे वाली टर्म कोई जीरो होगी भी नहीं इसमें, क्योंकि जीरो होने के लिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू आर होना चाहिए, जो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो रखना पी स्क्वायर, पी कितना था 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू इंटू आर, तो माइनस क्यू इंटू आर कितना -1/2, मतलब +1/2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्यू स्क्वायर 1, क्यू की जगह क्यू स्क्वायर 1 माइनस पी इंटू आर, माइनस पी इंटू आर मतलब -1/2, तो माइनस इंटू माइनस +1/2, ठीक है। चलिए अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, आर स्क्वायर, आर की जगह -1/2 मतलब +1/4 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 माइनस पी इंटू क्यू -1, ठीक है। ये आएगा कितना 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 2/3, ये आ गया 2/3, तो ये भी 2/3 आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये -3/4, ये देखो ये आएगा -3/4, ये देखो ये 1/4 है, ये है -3/4, इससे ये कटेगा तो ये -1/3, ये कितना आ गया -1/3, ठीक है। 2/3, 2 + 2 4 -1 3, तो 3/3 इज द आंसर, मतलब आंसर इज 3/3 मतलब 1, तो इसका आंसर 1 है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, वो इस तरह से होगा। और भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तुम P की जगह 2 रखो, Q की जगह 3 रखो, फिर R की वैल्यू निकाल लो। देयर आर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सीधी सी बात है। और हम फिर अपने हिसाब से हमारा इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू हर बार सेम ही आएगी, ठीक है। चलिए ये तो रहा ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वैल्यू पुटअप का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एग्जाम के लिए, जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन जस्ट वैल्यू लगाई पुटअप करी। अगर वैल्यू नहीं लगाओगे, अगर आप किसी और डायरेक्शन में चले गए तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे फिर एग्जाम के समय। इसका करने का यही तरीका है, वैल्यू पुटअप। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है P इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू 1, और हमें निकालनी है एक एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 1/1 प्लस P प्लस क्यू की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी की पावर -1, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि मैं P क्यू आर की जगह क्या क्या रख दूं, किसी को भी दिख जाएगा कि 1 इंटू 1 इंटू 1 रख दो, मतलब P की वैल्यू 1 रख दो, Q की वैल्यू 1 रख दो और R की वैल्यू 1 रख दो। जरा इन 1 1 1 रखने से कोई भी डिनोमिनेटर की टर्म 0 हो रही है कि नहीं हो रही, तो रख सकते हो, तुरंत आंसर आ जाएगा। और भी रख सकते हो, तुम क्या हो, इसकी जगह 1/2 रख दूं, इसकी जगह 1 रख दूं, इसकी जगह 2 रख दूं, हाँ वो भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हमारा पर्पस क्या है वैल्यू रखने का, ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो 1 1 1 रखने से ओवरऑल हो गया, जब यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, यहां 1 था ही, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3 हो गया, तो क्वेश्चन बिना पेन चलाए 1 आ गया। अगर तुम वहीं पर 1/2 1 और 2 रखते तो सॉल्व करना पड़ जाता थोड़ा बहुत। तो मेन पर्पस ये है कि ऐसी वैल्यू रखो जिससे तुरंत देख के बिना कलम उठाए आप आंसर सीधे स्क्रीन देगी कंप्यूटर की और टिक लगा के आ गए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें x प्लस 1/y की वैल्यू बन दी है, y प्लस 1/z की वैल्यू बन दी है और z प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। जो हमें निकालना था सबसे पहले उसे देखा और देखा, इसे देख के लगा कि कुछ भी करो x की जगह 0 नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन ये कैसे समझ में आएगा पेपर में कि ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। 3 वेरिएबल है, x y z, 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। इक्वेशन से नहीं तो हम लोगों को वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ अननेसेसरी वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बस वैल्यू कैसे पुटअप करो, x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, z 0 रख सकते हो। क्वेश्चन को तो देख के लग रहा है z 0, मतलब जो क्वेश्चन पूछा है एक्सप्रेशन उसे देख के लग रहा है कि z 0 रख सकते हो, लेकिन जब मैंने ये दिया यहां z 0 नहीं रख सकते, तो z भी 0 नहीं रख सकते और x भी 0 नहीं रख सकते। तो इतना सोचने क्यों है, 0 तो एक, हाँ उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर हम 0 बैठ जाए, लेकिन 0 नहीं बैठ रहा है तो कुछ और आसान देख लो। देखो x की जगह, जो मुझे समझ में आ रहा है एकदम आसानी से आपको लोगों को भी दिखेगा, x की जगह मैंने 1/2 रखा, क्योंकि मुझे पता है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x की जगह 1/2, तो y की जगह क्या हो गया, 2 हो गया, तभी तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो पाएगा, ठीक है। अब y की जगह 2 हो गया, y की जगह 2 हो गया, तो दो में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, -1 जोड़ो, तो z की जगह -1 होना चाहिए, तभी तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि y तो 2 हो ही गया, तो z की जगह -1 हो गया। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब हमें जो पूछा है वो निकालना है। निकालना क्या है, z प्लस 1/x, तो z की जगह कितना है -1 प्लस 1/x, 1/1/2, तो -1 प्लस 2, आंसर इज 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये एक सीजीएल में पुराना सवाल है जो पूछा गया, आई थिंक 2013-14 के पेपर में ये सवाल देखने को मिला था। ऐसे क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं सीजीएल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c इज इक्वल टू 1, और हमें 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या होता है कि हम लोग इस एक्सप्रेशन जो हमें दी हुई है उससे इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, कुछ भी इसमें जोड़ घटा के मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम इससे एक्सप्रेशन से बनाते हैं और अपना आंसर ले आए। दूसरा तरीका होता है कुछ एज्यूम करके, जो हम कर रहे थे तो एज्यूम करते हैं इसमें कुछ। अब देखो 3 टर्मों का सम 1 दे रखा है और ये तीनों इक्वेशन जो है, जो तीनों टर्म्स है वो सिमेट्रिक है, a माइनस a, b माइनस b, c माइनस c, तीनों टर्म्स जो है वो इक्वेशन के तीनों टर्म्स सिमेट्रिक है, मतलब एक जैसी हैं। तो मैं तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं नंबर, क्या कि इसे भी मैं सोच रहा हूं 1/3 बना दूं, इसे भी मैं 1/3 बना दूं और इसे भी मैं 1/3 बना दूं, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 होता है, हाँ, उससे मैं अपनी वैल्यू निकाल लूं। तो मतलब जो मेरी a की वैल्यू आएगी वही b की आएगी, वही c की आएगी, वो क्या आएगी देखते हैं। मैंने कहा a/1 - a इज इक्वल टू 1/3, यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3a, यहां से क्या कर दिया, ये 3 इधर चला जाएगा और 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 3a इज इक्वल टू 1 - a, ये a इधर चला गया, ये हो गया 4a, 4a इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरी a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, यहां से मेरी a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब a की वैल्यू 1/4, अब a की वैल्यू 1/4 आई तो मैंने इससे भी तो 1/3 दिया था b/1 माइनस b को, तो b की वैल्यू भी 1/4 आ जाएगी, और इसी तरह से c की वैल्यू भी 1/4 आ जाएगी। अब देखो क्या करना है, अब लगा दो, तीनों टर्म में सेम 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 आएंगी, लगाना जरा, क्या निकालना है, 1/1 माइनस a निकालना है, 1/1 माइनस a कितना है 1/4, तो 1/3/4 मतलब कि 4/3 आ जाएगा। 1/1 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। अब 4/3 इस टर्म की वैल्यू भी 4/3 और इस टर्म की वैल्यू भी 4/3 और इस टर्म की वैल्यू भी 4/3, आंसर इज 12/3। 12/3 कितना होता है
4 होता है। आसान है। ये तो इसका हो गया मेथड 1, ठीक है, जो कि एक अच्छा मेथड भी है और मेरे हिसाब से आपको इसी तरह से सोचना भी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है, इसका एक दूसरा मेथड भी जरा वो करते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है? मैंने कहा था कि मैं इस एक्सप्रेशन में ही कुछ मॉडिफाई करके डायरेक्ट इस टर्म में आ जाऊं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला कि a अपॉन 1 माइनस ए में, a अपॉन 1 माइनस ए में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं, अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो मेरा देखना क्या आता है। 1 माइनस ए एलसीएम लिया, ये a आया और 1 माइनस ए की इधर मल्टीप्लाई हो गई 1 से, तो मेरा 1 अपॉन 1 माइनस ई आ गया। मतलब जो पूछा था वही टर्म बन गई। मैंने इसमें 1 जोड़ा तो जो पूछा था वो बन गया। तो उसी तरह से मैं इसमें भी 1 जोड़ूंगा तो जो पूछा था वो बन गया, ठीक है। उस तरह से मैं इसमें भी 1 जोड़ूंगा तो जो पूछा था वो बन गया। मतलब मैं अपनी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में +3 ऐड कर दूं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए +3 ही उधर ऐड करना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब जब ये +1 हो गया तो ये बन गया, ये b अपन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस बी बन गया और ये बन गया और इधर क्या आ गया 4। डायरेक्ट 4 आंसर ऐसे भी आ गया। समझ गए? तो हम लोगों ने डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज एग्जाम के समय में दिखना थोड़ा मुश्किल है। ये चीज ज्यादा आसान है। जो मैंने कहा ये 1/3 ये 1/3 ये 1/3 मान लिया, उससे हमने क्वेश्चन करा तो ज्यादा आसान है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। में हमें क्या दिया है? हमें x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है, प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर दिया है, प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया है। ये 0 दिया है और मुझे इसकी वैल्यू पूछी है। क्या करूं? स्क्वायर बच्चों को जो है ना एकदम उत्पाती, जो कहेंगे हम तेज हैं, हमने कहा हम तो भैया हमारी कैलकुलेशन तेज है, हम तो इस स्क्वायर को खोल देते हैं, फिर इसे खोल देंगे स्क्वायर को, फिर इसे मैंने कहा भैया फिर हो गया क्वेश्चन। फिर तुम यही क्वेश्चन करते रहना आधे 1 घंटे तक। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल गए। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये एसएससी का देखो एक फेवरेट टॉपिक है। एसएससी इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पैटर्न पर। ये चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, एसएससी इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं कहूं तुमसे कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स वाई जेड क्या होगा? मैं कहूँ यार किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा वो पॉजिटिव नंबर रहता है। चाहे मैं माइनस का स्क्वायर करूं, चाहे मैं प्लस का स्क्वायर करूं, स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर तुम कहोगे 3 पॉजिटिव संख्याओं का सम, 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो तीनों संख्याएं 0 हैं। ठीक है, इसका मतलब बस यही है कि तीनों संख्याएं 0 होंगी तभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। अगर तुमने इसे 1 बनाने की कोशिश करी तो ये कभी माइनस हो ही नहीं पाएगा जो इसे 0 कर दे। तो इसका मतलब होता है स्क्वायर्स का सम अगर 0 है तो मतलब वो तीनों सम ही आपस में क्या है? 0 है। उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है और एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें देखो स्क्वायर्स का सम 0 दे रखा है, इसका मतलब ये तीनों अपने आप में 0 हैं। ये तीनों अपने आप, मतलब ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है और ये टर्म भी 0 है, तभी तो 0 पॉसिबल है। करो जरा 0 रखो तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी मेरी, 3 वेरिएबल, मैं तीनों वैल्यू निकाल सकता हूं। समझ में आया? देखो पहली x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, ये -1 उधर चला जाएगा इक्वल के, तो ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगली टर्म देखो, मैं x के साथ x रखूंगा, y के नीचे y रखूंगा, जिससे कि आसान रहे। -x है प्लस y है प्लस z है और ये -5 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अगला टर्म देखो, अगली टर्म क्या है? प्लस का x है माइनस का y है प्लस का z है इज इक्वल टू 3। तो इतनी देर से मैं यही बता रहा था कि इस क्वेश्चन में क्या है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, मतलब तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था कि इक्वेशंस तो हमारी कम होती थी, वेरिएबल्स ज्यादा होते थे, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसमें कुछ रखने की कोशिश मत करना, इसमें मत करने लगना कि x को 2 रख देते हैं या x को 3 रख देते हैं। इसमें क्या है, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो तीनों का एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो x की एक फिक्स वैल्यू आएगी जो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। निकालते हैं जरा। इन दोनों इक्वेशनों को पहले मैं ऐड कर दूं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो तुम्हें पता है x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यहां से मेरा 2y = 6 आ गया। जब मेरा 2y = 6 आ गया तो मेरी y की वैल्यू 3 आ गई। बोलो हाँ, y की वैल्यू तो मेरी आ गई 3। अब क्या करें, अब देखो, अब इन दोनों क्वेश्चनों को ऐड करोगे तो x से x कटेगा, y से y कटेगा, यहां से मेरी z की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखता हूं। देखो, इन दोनों इक्वेशनों में मैंने ऐड करा, मैंने दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करा। x से x कटाएगा, y से y कटेगा और z ऐड हो जाएगा, तो यहां से मेरा आ जाएगा 2z = 8। यहां से मेरी आ जाएगी z की वैल्यू कितनी, 4। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 4। किसी भी इक्वेशन में रख दो और बची हुई अपनी x की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन में रख देता हूं। x, y कितनी निकाली थी 3, z कितनी लगाई थी 4 = 1। यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 + 4 5, 5 - 3, तो यहां से मेरी आ गई x की वैल्यू 2। अब मेरी देखो तीनों वैल्यू आ गई। अब मेरी तीनों वैल्यू आ गई, जो मुझे निकालना था वो मैं निकाल लेता हूं। लगाओ जरा, √x 2, y 3, z 4, 2 3 5 और 4 9, आंसर इज 3। ठीक है, यूनिक वैल्यू भाई, यहां पे x की 2 ही आएगी, x की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे, इसी टॉपिक पर और कैसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, ये क्वेश्चन देखो, सीजीएल 2022 में ही पूछा गया। लगभग लगभग हर ही सेट में पूछा जाता है, 2021 में भी, 2020 में भी, मेंस में भी। इसे कैसे करें, इसमें हमें देखो a² + b² + 49c² + 18 = 2b - 28c - a दे रखा है। देखना अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में देखो a², मैं क्या करूंगा, मैं सारी टर्म्स इधर ले जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। a², देखो -2 की जब मल्टी करूंगा -2a, जब -2a को जब मैं इधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड में तो +2a आ गया। ऐसे b² के साथ मैं b वाली टर्म लिख दूंगा +b², b के साथ 2b था प्लस का, इधर जाके -2b आ जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। ऐसे ही मैं c² दूंगा 49c², 49c² बेसिकली ये 7c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसके साथ मैं -56c इधर लिख दूंगा, तो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, +56c, +56c को देखो मैं ऐसे कर लिखता हूं 2 × 7c × 4। अब तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों करा। ऐसे इसलिए करा, देखो ये है a + b का होल स्क्वायर बनने की कोशिश कर रहा है। ये तुमने देख पढ़ा होगा ये फॉर्मूला पहली क्लासों में कि a² + b² + 2ab, ठीक है। और जब ये माइनस होता है तो यहां माइनस हो जाता है। यहां देखो a² प्लस ये 2ab बनना है, मतलब एक तरह से सोचो ये यहां पर b जो है वो 1 है, 2 × a × 1 लिख सकता हूं इसे। और इसमें मैं अगर प्लस में 1 जोड़ दूं तो ये a + 1 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, ये a + 1 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही हम लोग इसे बनाएंगे, देखो b² -2 × b × 1, और इसमें भी मैं प्लस का 1 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया b -2ab वाली टर्म में, ये तो ये b - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ। ऐसे इसमें देखो, इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, a² + 2a 7c है, b कितना है 4 है, मतलब b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब कितना, +4² मतलब +16 ऐड करना पड़ेगा, +16 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा,
ये पूरी टर्म मिला के मेरी क्या बन जाएगी बता ना, ये पूरी टर्म मिला के मेरी बन जाएगी 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखना मैंने क्या जोड़ा है, मैंने एक तो 1 जोड़ा है, एक ये 1 जोड़ा है और एक ये 16 जोड़ा है, मतलब 18 जोड़ दिया। अब 18 ही तो जुड़ा हुआ था, मतलब मैंने 18 के 3 टुकड़े कर दिए। एक 1 मैंने इस टर्म में जुड़ा ऐड कर दिया, एक 1 मैंने इधर ऐड कर दिया और बचा हुआ 16 मैंने इधर ऐड कर दिया। तो ये तीनों स्क्वायर्स बन गए और इन तीनों स्क्वायर्स का सम 0 हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन बन गया कि 3 स्क्वायर्स का सम 0 तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये तीनों टर्म में 0 हो। a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -1 आ गई, और v -1 0 तो v की वैल्यू +1 आ गई, और 7c प्लस 4 इक्वल टू 0 तो c की वैल्यू -4/7 आ गई। ये तीनों वैल्यू आ गई, ये तीनों इंडिविजुअली 0 हो गए। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसी वैल्यू देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस उसका करके, और ये 18 इस तरह से रखा गया है 18 कि सब में ये एडजस्ट होके सब परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाए, सब स्क्वायर्स बन जाएंगे। ये 18 इस तरह से दिया गया है। इस क्वेश्चन में 20 क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि 20 देते तो हमारा एक 2 एक्स्ट्रा बच जाता, उसे कहां ले जाते, इसलिए 18 दिया गया है। समझ में आया ना बात को। तो हम लोग वैल्यू लगा देंगे, a की जगह -1, b की जगह +1, -7c तो -7, और c की जगह -4/7 तो -4/7 से 7 से 7 कटेगा, तो आंसर इज -2 + 4, -2 + 4 मतलब आंसर इज +2, +2 इज द आंसर, +2 इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करके जाएं, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं, इसे देख के ही समझ लें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ये होल स्क्वायर वाली चीज बननी है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है, एकदम सेम पैटर्न पे। आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करें, मैं ऐसे करता हूं। ठीक है, कैसे करके देखो, साफ साफ लिख रहा है a स्क्वायर -2a। ठीक है, तो a स्क्वायर, ये 2a मैंने इधर लिख दिया लाके -2a। अब तुम्हें पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a भी लिखा हुआ है, तो -2a का मतलब इसमें 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक 1 ऐड करूंगा 1 का स्क्वायर, तो ये चीज मेरी a -1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप सीधे a -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक 1 ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर -2b प्लस 2b हो गया, तो यहां पे प्लस इंटू 1 +1 हो गया। बोलो हाँ, एक 1 मैंने यहां पे ऐड कर दिया है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, अब -2c था, -2c इधर जाके +2c हो गया। ठीक है, -2c जाके इधर +2c गया, तो यहां भी मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। अब यही तो -3 है, यही तो उधर जाके +3 हुआ, और +3 एक इसके साथ चिपक गया, एक इसके साथ चिपक गया, और एक इसके साथ चिपक गया, मतलब मेरा बचा हुआ इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एकदम पैसे कुछ पहले वाले क्वेश्चन है। तो ये पहला टर्म बन गया मेरा a -1 का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म बन गई मेरी b +1 का होल स्क्वायर, और तीसरी टर्म बन गई मेरी c +1 का होल स्क्वायर। कुल मिला के देखो, सीधी सी बात है, जो भी कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चनों में, जो भी कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा वो एडजस्ट हो जाना है, और जो भी मल्टीप्लाई में नंबर दिया जाएगा उससे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि माइनस का होल स्क्वायर बनेगा या प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर उधर जाके माइनस में आएगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, इधर जाके प्लस में आ जाएगा तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी ये भी मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, तीनों स्क्वायर का सम 0, तो तीनों इंडिविजुअली 0, तो यहां से मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -1। जरा लगाना, लगाओ, 2a 2, -3b +3 +4c -4, 5 -4, आंसर इज 1 इज आंसर। ये बनाना सीख जाओ बस। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएं, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएं, आप तुरंत बना दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो 3 एक्सप्रेशन दी हुई है हमें, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को खराब मत करना। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन खराब नहीं करने चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यही है कि आपको डायरेक्टली सिमेट्रिक इक्वेशंस दिख रही हैं, मैं कुछ वैल्यू एज्यूम करके फिक्स कर दो। जो मुझे दिख गया भैया, ए की जगह तुमने 2 लगाया, बी की जगह 2 लगाया और सी की जगह 2 लगाया, क्या बैठ रही कहानी? पहले इक्वेशन में तो बैठ रही है 2 का स्क्वायर 4, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। दूसरी इक्वेशन में बी का स्क्वायर 4, 2 प्लस 2। ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, इसलिए हम लोग देख के ही लगा पाए कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2। और मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। आंसर इज 1। ठीक है, हम लोग तुरंत इसका आंसर 1/3 लगा पाए, क्योंकि हम लोग को लग गया ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, जो कि हर इक्वल वैल्यू के लिए 2, 2, 2 के लिए ये फिट बैठ रही है। ठीक है, अगर ये दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो इसका दूसरा तरीका भी है करने का। दूसरा तरीका देखो क्या है, ये शॉर्टकट तरीका, और ये पेपर में अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, नहीं दिखता है तो देखो इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। इन तीनों इक्वेशनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। करना ऐड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो। ठीक है, इज इक्वल टू 2b की टर्म में, जब राइट हैंड साइड में 2b की टर्म में, 2a की टर्म में और 2c की टर्म में। कुछ गलत लिख दिया क्या? ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये आ गया, राइट हैंड साइड में मेरा ये आ गया। अब क्या करें? अब देखो क्या करो तो ए स्क्वायर साथ -2a चिपका दिया। ठीक है, ए स्क्वायर के साथ -2a लगा दिया, और तुम्हें पता है ये a-1 का होल स्क्वायर करने के लिए मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, +1 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने b स्क्वायर की जगह -2 भी चिपका दिया, इसमें भी मुझे b-1 का होल स्क्वायर के लिए +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी c स्क्वायर की जगह -2c चिपका दिया और मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा। अब ये तो +3 तो मैं जबरदस्ती ले आया, कोई था थोड़ा मेरे पास भैया, मेरी इक्वेशन तो ये दी थी। अब इसे मैंने क्या कर दिया? इसे मैंने इधर ले आके +3 कर दिया, तो इक्वल टू में भी तो +3 आएगा। तो ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बन गया। यहां से क्या पता चला? यहां से तुम्हें पता चला ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो 1 1 1 हो जाए, तो मतलब a-1 इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो a की जगह a भी 2 हो जाए, ऐसे b-1 ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से a की वैल्यू भी 2 आ गई, b की वैल्यू भी 2 आ गई और c की वैल्यू भी 2 आ गई, जो हमें डायरेक्ट भी दिख जानी चाहिए थी। नहीं दिख रही तो ये उसका तरीका है, ऐसे दिखेगी। जरा लगाना 1/1 + a 1/3 + 1/3 + 1/3, आंसर इज 1। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। देख लो सही है, कोई गलत तो नहीं गलत। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये कैसे करेंगे? ये देखो x² + y² + z² अपॉन xy + yz + zx इक्वल टू 1 दिया है, और मुझे x + y अपॉन z प्लस y + z अपॉन x प्लस z प्लस x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां से मेरा पास आ गया x² + y² + z² इज इक्वल टू xy + yz + zx। देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एसएससी में बार बार पूछी जाती है, और ये इक्वेशन को हमें याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि ये इक्वेशन हर इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड पे सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर मैं एक्स वाई जेड की सेम वैल्यू रखूं तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। एक्स की जगह 1 1 1 रखा इज इक्वल टू x इंटू वाई 1 to 1 + 1 into 1 + 1 into 1, देखो सेटिस्फाई कर गई। एक्स वाई जेड की जगह 2 2 2 रखो तब भी सेटिस्फाई करेगी, 6 6 6 रखो तब भी सेटिस्फाई करेगी। हर इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की जगह ये सेटिस्फाई करेगी, और इस देख के हमें तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए।
तो जरा इक्वल वैल्यू रखो, इक्वल वैल्यू रखो। मैं 1 1 नहीं रखूंगा, 1 1 1 रखूंगा। जरा रखी मैंने 1 1 1 1 1 1 रखी, 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/1, ठीक है 6। अब ये तो हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में आएगा ये मतलब आया कैसे, ये इक्वल वैल्यू x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आया कैसे। देखो उसका भी तरीका है, उसका तरीका मैं आपको उसका प्रूफ भी बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ मैं उसका। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने देखो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया, ये हो गया देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब देखना, अब देखो इसका एक x और एक y इसके साथ जोड़ दिया और 2xy इधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही देखो एक y, अब एक y तो इसमें ऐड हो गया, एक y z के साथ एडजस्ट हो जाएगा, माइनस 2yz इधर हो जाएगा। और ऐसे ही एक x और एक z और बचा, एक x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2zx इज इक्वल टू 0। देखो कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, ये 2x थे, ये एक x मैंने y के साथ एडजस्ट कर दिया और एक x मैंने z के साथ एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही एक y इसके साथ एडजस्ट हो गया और एक y इसके साथ एडजस्ट हो गया और एक z यहाँ आ गया, एक z यहाँ आ गया, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, और उधर थे मेरे 2xy 2yz 2zx, वो इधर जाके माइनस में आ गए। तो इससे मेरा क्या हुआ, इससे मेरा ये तो बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वही चीज, तीन स्क्वायर्स का सम 0, मतलब तीनों टर्म आपस में 0। तो यहां से मेरी जब x माइनस वाई 0 होगी तो मेरी x इज इक्वल टू वाई आ जाएगी, और जब मेरी y माइनस जेड 0 होगी तो y इज इक्वल टू जेड आ जाएगी। मतलब जो मैं चाह रहा था वही आ गया कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आ गया, ठीक है। मतलब कि जब भी ये क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी ये क्वेश्चन दिखाई दे, इसका एक ही एक मतलब है कि x y z आपस में इक्वल है, ये पता होना चाहिए। और इसका प्रूफ ये रहा, ये प्रूफ भी हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों को डायरेक्ट x y z की बराबर वैल्यू रखो, 1 1, तो ये 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 2/1 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया, आंसर इज 6 इज द आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो या x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू -1 है। मतलब x प्लस 1/x 2 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो, और -2 तब पॉसिबल है जब x की वैल्यू -1 हो। इसमें हम लोग एलसीएम लेके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 है तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 है, तो आपको पता है हम लोग रख देते थे x की वैल्यू -1, तो -1 की पावर 200 प्लस 1/-1 की पावर 200, तो यहां से कितना आया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, ठीक है, 2 इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना है x की पावर 21 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 45 प्लस x की पावर 78। देखो कभी भी अगर बहुत ज्यादा पावर्स निकालनी है तो हम लोगों का कोई और कॉन्सेप्ट काम आएगा जो कि हमने पिछली क्लासों में नहीं पढ़ा है। जैसे कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें जरा एलसीएम लेने की कोशिश करना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या लग रहा है,
ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा है कुछ, जिसमें ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब मैं एक्स प्लस 1 की दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। देखो कैसे, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहां मेरा ए एक्स है और बी 1 है। तो ये बेसिकली मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो मेरा एक्स क्यूब की वैल्यू -1। तो ये हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरा 1 दिया होगा तो मेरा एक्स क्यूब -1 आएगा। जब एक्स क्यूब -1 आएगा, अब ये भी जो भी दिए हुए हैं, ये देखो 3 के फैक्टर दिए हुए हैं। अब एक डाउट और आता है, एक्स क्यूब -1 है तो क्या x -1 है? तुम लोग कहोगे यार x की जगह में -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप x -1 यहां रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो बेसिकली होता क्या है, ये कंफ्यूजन का ये तरीका है। देखो x क्यूब -1 है तो x क्यूब x के 3 फैक्टर है, जिसमें एक फैक्टर -1 भी है, लेकिन -1 x की जगह मेरा यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो -1 वाला फैक्टर नहीं लूंगा मैं। बाकी जो 2 फैक्टर होते हैं वो हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल होता है, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद x की वैल्यू निकालना ही नहीं है, हमारा मेन मकसद है x क्यूब इज इक्वल टू -1, उसी से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू नहीं पता है हमें, लेकिन हमें पता है कि x क्यूब -1 है। तो अगर ये x क्यूब -1 हुआ तो इससे मैं x क्यूब की पावर 7 लिख सकता हूं। x की पावर 21 को x क्यूब की पावर 7 लिखा, इसे मैंने x क्यूब की पावर 12 लिखा, इसे मैंने x क्यूब की पावर 15 लिखा, और इसे मैंने x क्यूब की पावर 26 लिखा, ठीक है। अब देखना, x क्यूब की जगह -1, तो -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 15 और प्लस -1 की पावर 26। अब देखना, जब भी -1 की पावर इवन होगी तो वो प्लस हो जाएगा, और -1 की पावर निगेटिव होगी तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो, यहां आएगा -1, यहां आएगा +1, यहां आएगा -1 और यहां आएगा +1। आंसर इज 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसमें कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि कभी भी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 है तो मेरा x क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। देखो इसका दूसरा तरीका भी है, यहां से यहां अगर तुम्हें एलसीएम लेके नहीं आना है तो सीधा सीधा हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू k है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, k क्यूब -3k। तो सीधे सीधे यहां हम लोग लगा सकते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब -3k, -3 इंटू 1। तो देखना जरा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया, -2। मतलब पिछले वाले देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ा था कि कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 होता है तो x की वैल्यू -1 होती है। तो मतलब इस इक्वेशन से मुझे x क्यूब की वैल्यू पता चल गई -1। देखो वही तो इस तरीके से आई थी। तुम लोगों को किसी भी तरीके से समझना है कि यहां से x क्यूब -1 आता है, या तो ये तरीका देख लो या ये तरीका देख लो, दोनों हैं एक ही, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कि कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, देन x क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस रिजल्ट को याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल था। अब इसी बेसिस पर हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 41 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 41। अब देखना, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 दिया है तो x क्यूब की जगह -1 होता है। अच्छा, अब ये तो सर आपने बता दिया कि कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 होता है तो x क्यूब इक्वल टू -1 होता है। अब सॉल्व करें, अब जरा पॉज करें, सॉल्व करके देखें। आपको आएगा सर ये तो 41 3 का फैक्टर भी नहीं है, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था। पिछले सवाल में सारे जो चीजें लिखी हुई हैं वो 3 के फैक्टर लिखे थे,
ठीक है, सारी चीजें जो है वो 3 के फैक्टर लिखे थे, तो आपने उसे एक्स क्यूब की टर्म में लिख लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में वो 41 3 का फैक्टर नहीं है, तो हमें तो एक्स, आपने बताया कि एक्स की वैल्यू -1 नहीं है, मैंने बिल्कुल नहीं, हमें तो एक्स क्यूब की वैल्यू पता है और ये 3 का फैक्टर भी नहीं दिया है, तो हम कैसे करें। तो मैंने कहा ये 3 का फैक्टर नहीं है 41, कोई बात नहीं, इसे 3 का फैक्टर बना लो। कैसे बनाएंगे, 41 नहीं है लेकिन 42 तो है, तो इसे 42 बना लिया। तो 42 बनाने के लिए मैं इसमें x की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 42 आएगा और अपॉन x। बताओ कोई दिक्कत, मैंने x की पावर 41 को x की पावर 42 अपॉन x लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही x की पावर 35 को मैं 3 का फैक्टर बनाने के लिए 36 x अपॉन x की पावर 36 लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो आते ही, आई थिंक बेसिकली आपको आती होगा, तो बेसिक है, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 42 - 1 41 ही आ जाएगा, ठीक है। अब x की पावर 42 को मैं 3 के टर्म में लिख सकता हूं, कैसे, x की पावर 3 की पावर 14 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 3 की पावर 12, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, -1, तो -1 की पावर 14 प्लस 1, तो ये 1 अपॉन x आ गया, प्लस ये x आ गया, क्योंकि -1 की पावर 12 प्लस 1, तो यहां से x प्लस 1 अपॉन x आ गया, तो इसका आंसर 1 ही आ गया, ठीक है, इसका आंसर 1 ही आ गया। तो अगर हमें पावर ऐसी दी है जो 3 का फैक्टर हो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक, डायरेक्ट हम लोग उसे 3 के पावर में बना लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। अगर हम लोगों को नहीं दिया है तो हम इससे मल्टीप्लाई करके 3 का फैक्टर बना लेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब इसी एप्लीकेशन पर एक और सवाल देखते हैं। अब बताओ, अब कैसे करोगे। x प्लस 1 अपॉन x 1 दिया, x की पावर 72 प्लस x की पावर 71 प्लस x की पावर 70 69 68 67 54 तक दिया है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को जरा आप सोचना कि x की इक्वल टू -1 आ जाता है यहां से, ये तो मैंने अभी देख लिया, x की इक्वल टू -1 आ जाता है सर। मैंने कहा हाँ, कह रहे सर ये तो 3 का फैक्टर दे रखा है, मैं कर लूंगा। ये 3 का फैक्टर, ये 3 फैक्टर है, ये 3 फैक्टर है सर, उससे कर लेंगे। ये सॉरी ये 3 नहीं है, दिस वन इज 3 का फैक्टर, ठीक है। मैंने कहा यार देखो यार, इसे ऐसे मत देखो, इसे इस तरह से देखने की कोशिश करो, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस इधर ले गए। तो मैंने कहा अगर 3 की पावर का डिफरेंस है, जैसे कि इन दोनों में देखा, इन दोनों में मैंने x की पावर 69 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। x की पावर 69 कॉमन ले लिया, इधर बचा एक्स क्यूब, इधर बचा 1। ऐसे ही इन दोनों में मैंने x की पावर 68 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये दोनों टर्म का भी हो गया। इन दोनों में मैंने x की पावर 67 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1, और ये x की पावर 54। मतलब कहने का मतलब ये, और एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, एक्स क्यूब प्लस 1 0, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, मेरा आंसर एक्स की पावर 54। अब एक्स की पावर 54 3 का फैक्टर होता है, तो मैंने इसे लिख दिया एक्स की पावर 3 की पावर 18, एक्स की पावर 3 -1 है, तो -1 की पावर 18, आंसर इज +1, आंसर इज +1, ठीक है। मतलब ये अगर 3 का डिफरेंस है तो वो दोनों टर्मों का सम 0 हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने x की 69 कॉमन ले लिया, अंदर x क्यूब प्लस 1 बच गया, इसलिए वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका है, आंसर इज +1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कभी भी अगर पावर्स ज्यादा दे रखी हो, हमें जो भी निकालना है, तो समझ लो यही वाला फैक्टर लगना है कि उसमें हम लोग को या तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, जैसे कि x प्लस 1 अपॉन x 2 दिया हो और हमें x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन x की पावर 50 निकालना हो, तो हम सीधे सीधे x की वैल्यू 1 रख देंगे। या हमें x प्लस 1 अपॉन x 1 दिया हो तो हमें बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन दी हो, या हमें x की पावर 41 प्लस 1 अपॉन x की पावर, मतलब कुछ भी अगर बड़ी पावर्स दी है तो समझना हमें कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। या तो हम x क्यूब निकाल पाए, या केवल x
निकाल ले, कुछ भी हो। तो इसी अंदाजे से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पता है एक पैटर्न बनने वाला है इसमें भी। कैसे? रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स वन दिया है, हमें 60 तक पहुंचना है, पहुंचेंगे। पहले एक बार स्क्वायर तो करते हैं इसका, स्क्वायर करके देखा तो मैंने बताया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, ये देखो पहली क्लास याद करो, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आया था, के स्क्वायर माइनस 2 आया था। ये रिजल्ट याद है ना? ठीक है, जिससे नहीं पता चल रहा है वो पहला लेक्चर देखे या दूसरा लेक्चर देखे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दिया ऐसी, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें? यहां से भी कुछ नहीं बन के आया, यहां से भी कुछ नहीं बन के आया। मैंने अभी पिछले x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा था, लेकिन ये x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 आया, तो मैंने क्यूब करके हो सकता है इसमें भी कुछ बन जाए। मैंने इसका क्यूब कर दिया इस बार। तो मैंने यही पढ़ा था कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स के क्यूब माइनस 3k, तो के क्यूब माइनस 3 और k की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। तो यहां से मेरा आ गया माइनस 1 प्लस 3, यहां से मेरा आ गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यहां से मेरा आ गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर 2। अब तो हो गया। अब क्या बचा? ये तभी तो पॉसिबल हो सकता है जब एक्स क्यूब 1 हो। पिछली बार एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 1 आ गया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 1 आ गया तो मेरा एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया था। अब जब मेरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस 1 है तो मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 है। अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। कैसे? इसे मैं लिख दिया एक्स क्यूब की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की पावर 20। ठीक है, तो यहां से ये 1 प्लस 1, आंसर इज 2, आंसर इज 2। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू दी है 1। हमें निकालनी है x की पावर 252 प्लस 1/x की पावर 252। देखो क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो को और देखो सॉल्व करने की कि क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। वही वाला तरीका है, तुमने कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। स्क्वायर करने के अलावा अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। दोबारा स्क्वायर कर लो, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस 1 ही आ गया। इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब दोबारा से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब करा तो कितना आया, के क्यूब माइनस 3 के क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1। तो यहां से दोबारा से 2 आ गया, तो मतलब दोबारा एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, दोबारा एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आ गई तो देखना ये क्या 3 का फैक्टर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे पहचाना, इन तीनों का सम कर लिया, 3 से कट रहा है तो ये 3 का फैक्टर हो गया। तो इससे मैंने लिख लिया एक्स क्यूब 3 का फैक्टर 3 अट्ठे 24, 1 12, 3 चौका 12। वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 है। माइनस 1 में तो हमें देखना है ना, माइनस 1 में हमें देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। अगर माइनस 1 की पावर इवन होती है तो आंसर इवन आता है, अगर माइनस 1 की पावर ऑड होती है तो आंसर ऑड आता है। ठीक है, तो आंसर माइनस आता है, सॉरी। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें तो एक्स क्यूब 1 है तो चाहे इवन आए चाहे ऑड आए आंसर तो प्लस 1 ही आएगा, आंसर तो प्लस 1 ही आएगा। तो यहाँ का भी प्लस 1 निकल के आएगा, इसका भी प्लस 1 निकल के आएगा। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 और x की पावर 66 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 66 निकालना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होता है तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिलती है 1। ठीक है, ये चीज हम लोग याद रख लेंगे क्योंकि अचानक से पेपर में आती है तो कभी कभी क्लिक नहीं करता। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होता है तो x की वैल्यू -1 हो गई। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी,
हमने पढ़ी अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है तो यहां से एक्स क्यूब आ जाता है माइनस वन। ठीक है, ये भी चीज हम लोग याद रखेंगे, तरीका भी याद रखेंगे और डायरेक्ट भी याद रखेंगे। और तीसरी चीज पढ़ी अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होता है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन होता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बेसिस में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे जिसमें बड़ी बड़ी पावर्स निकालने को दिया गया था। कभी ऐसी पावर्स निकालने को दिया गया जो 3 का फैक्टर है, कभी ऐसी पावर निकालने को दिया गया जो कि 3 का फैक्टर नहीं है तो हमने उसे बना दिया। ठीक है, कभी कभी 3 का गैप दिया गया। अब वैसे ही सारे क्वेश्चंस हमें तब देखने को मिलते हैं जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट थ्री दी गई हो और हमें उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसमें क्या आती है वैल्यू, जरा वो भी देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या आती है वैल्यू वो भी जरा आप ट्राई करिए, इसका क्यू भी निकाल के देखो क्या आता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, क्या आया, निकाला क्यू, निकाल दो। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है, के क्यूब माइनस थ्री के। जरा करना, के क्यूब माइनस थ्री के, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया के क्यूब माइनस थ्री के, अरे ये तो जीरो हो गया, 3 रूट थ्री माइनस 3 रूट थ्री, ये तो जीरो हो गया। मतलब कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जीरो हो गया अगर x प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री दिया है। अच्छा, इससे क्या कर लेंगे, हम इस रिलेट से क्या हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, कुछ इसका यूज कर पाएंगे। अभी एक स्टेप और करना पड़ेगा तब आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखना एक्स क्यूब मैंने एलसीएम ले लिया या एक्स क्यूब की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी तो यहां से आ गया मेरा एक्स सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से मेरी आ गई एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू माइनस वन, अब आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमें यह भी रिजल्ट याद रखना है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स रूट थ्री दिया है तो एक्स सिक्स की वैल्यू माइनस वन आती है। ठीक है, एक्स सिक्स की वैल्यू माइनस वन दी आती है और जो हमसे पूछा है वो तो 6 का फैक्टर दिया है। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x की पावर 6 की पावर 11, इससे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू 11 और x की पावर 6 की वैल्यू क्या दी है माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 11 प्लस वन अपॉन माइनस वन की पावर 11। अब माइनस वन की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस वन आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस टू। ठीक है, इसका आंसर आ गया माइनस टू। सेम क्वेश्चंस जो हम लोगों ने x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन के किए थे वही क्वेश्चन x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट थ्री में आते हैं। बस अंतर ये रहता है कि इसमें एक्स सिक्स की वैल्यू माइनस वन आती है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, ठीक है करिए। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट थ्री, एक्स की पावर 100 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 100, तो सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने उस पैटर्न पे किया था। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू रूट थ्री होता है तो एक्स सिक्स की वैल्यू माइनस वन आती है। ठीक है, एक्स सिक्स की वैल्यू माइनस वन आती है। लेकिन फिर आप कहोगे अरे ये तो 100 तो 6 का फैक्टर ही नहीं है, तभी तो मैं एक्स और 6 की वैल्यू क्या रखूं, मैंने कि 6 का फैक्टर नहीं है। तो ध्यान करो हम लोगों ने उस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इससे बना देता हूं 6 का फैक्टर। तो 100 के बाद 6 का फैक्टर क्या आता है 17, 6 102, मतलब कि 102। तो इसे मैंने 102 बना दिया। 102 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे इसमें इससे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है, अब एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता है माइनस वन, तो ये हो गया एक्स की पावर 6 की पावर 17, 17 इज ऑड नंबर, तो यहां से निकल के आएगा मेरा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से भी निकल के आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू के, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस टू, के स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, तो आंसर इज माइनस पहले और इसका आंसर कितना आया 1 निकल के। देखो जिसको डाउट हो रहा है वो पहले वाली क्लासें अटेंड करे जाके पहले, फिर यहाँ पर आए, डायरेक्ट यहाँ पर स्किप ना करे, कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने चाहिए एक भी। मेरा पर्पज यही है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जो पेपर में या तो आ चुका है या फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, के स्क्वायर माइनस 2,
के स्क्वायर -2 मतलब कि √3 - 2 1। आंसर इसका आ गया -1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? -1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सब वही है, तुम्हें पता है x + 1/x दे रखा है √3 और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? वही तुम्हें पता है, ये x6 की वैल्यू -1 दी है, वहीं से कुछ होगा। x6 की वैल्यू -1 दी है तो ये 6 का फैक्टर दिया ही हुआ है, x6 की पावर 4। ये भी 6 का फैक्टर दिया हुआ है, x6 की पावर 12। ये भी 6 का फैक्टर दिया हुआ है ना, और ये भी 6 का फैक्टर दिया हुआ है। और x6 की वैल्यू कितनी आई? -1। अब -1 की पावर इवन, आंसर इज +1। -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर इवन +1, -1 की पावर ऑड -1। 2 इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सारे ये 6 के फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आज का ये आखिरी सवाल, आज का ये आखिरी सवाल जिसमें कि मुझे दिया हुआ है x + 1/x = √3 और मुझे एक बहुत लंबी एक्सप्रेशन की, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये जो पावर्स दी हुई है, ये 6 का फैक्टर भी नहीं दिया गया सब में, ये 6 का फैक्टर भी नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे पता है जब भी ये दिया होता है तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आती है? 1 या -1? -1 आती है। ठीक है, तो मुझे पता है -1 आती है, तो वही वाला जो हम लोगों ने क्यू में क्वेश्चन किया था कि x6 + 1 = 0, ये हुआ ना, तो बस खत्म। इसमें x की पावर 200 कॉमन लिया, इसमें x की पावर 200 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा देखना, x की पावर 6 + 1, मतलब जो भी पावर दिए गए हैं वो 6 के डिफरेंस में दिए गए हैं, और जब भी 6 के डिफरेंस में पावर दी जाएंगे उन दोनों पावरों का सम जो आएगा वो 0 आएगा। कैसे? जैसे 6 का डिफरेंस दिया है तो हमने छोटा वाला कॉमन लिया, x की पावर 200, अंदर इसमें x की पावर 6 बच जाता है और नीचे +1 जाता है, और इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू हमें पता है 0 है। तो कहने मतलब ये है कि इन दोनों को टर्म जो है, ये दोनों टर्म कट के 0 हो जाएंगे। जब भी 6 का पावर का डिफरेंस दिया, देखो 6 का पावर का डिफरेंस दिया तो ये दोनों टर्म कट के 0 हो जाएंगे। कैसे? x की पावर 168 कॉमन ले लिया, x की पावर 6 +1 बचा जिसकी वैल्यू 0। जब भी 6 का डिफरेंस दिया गया दोनों का सम 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, और 6 का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का सम 0, आंसर इज 0। तो ये आज का आखिरी सवाल। आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले लेक्चर्स में आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास probably would be the last class of the algebra, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।